हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे अगर हमें कुछ भी चीज़ कट करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम सीजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने डीएनए को कट करना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास होती हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, जिनकी मदद से हम डीएनए को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्पेसिफिक पोजीशंस पे क्या करती हैं, कट करती हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। एंड दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फाउंड नेचुरली इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए मैनिपुलेशन करना हो, अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है, ठीक है, अगर आपको मार्कर चलाना है, कोई आपको अगर कोई भी पीसी अगर आपको पीसीआर चलाना है, आपको कुछ भी चीज़ करनी है, तो आपको डीएनए को कट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स चाहिए होंगे, एंड वो सिर्फ कौन कर सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत ज़रूरी एक टूल है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि डीएनए को कट करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो 1970 में आइसोलेट किया गया था, एंड ओवर 3000 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को स्टडी किया गया है डिटेल में, एंड मोर देन 600 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है दे आर अवेलेबल कमर्शियली एंड आर यूज्ड फॉर द डीएनए मॉडिफिकेशन एंड द मैनिपुलेशन इन द लेबोरेटरीज। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए की लेंथ को स्कैन करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, एंड ये इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड इन सीक्वेंस को जैसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे तो वहाँ पर जाके ये बाइंड करेंगे एंड वहाँ पे एक कट प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। कट प्रोड्यूस कर देंगे, क्या कट प्रोड्यूस करेंगे, आपको पता है कि जो डीएनए होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देगा, जैसे ही हाइड्रोलाइज करेगा ये, तो वैसे ही डीएनए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, मिरर लाइक पैलिंड्रोम एंड एक होता है इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स। तो मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसको आप फॉरवर्ड से अगर आप रीड करोगे या बैकवर्ड से आप रीड करोगे, वो कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, अगर मैं इसको फॉरवर्ड रीड करूँ, मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट से रीड करूँ तो GTAATG होगा, एंड अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट रीड करूँगा तो भी GTAATG होगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो फॉरवर्ड से भी सेम होते हैं, बैकवर्ड से भी सेम होते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड में होते हैं, उनको बोला जाता है मिरर लाइक पैलिंड्रोम। वेयर एज अगर हम इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स की बात करें तो ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि एक स्ट्रैंड में नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है, दीज आर द सीक्वेंसेस दैट रीच द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। ये भी ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको आप फॉरवर्ड से रीड करोगे या बैकवर्ड से रीड करोगे, दे विल बी द सेम, बट द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स में आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये है एक स्ट्रैंड है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे GAATTC, तो अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूंगी, ये वैसे हो गया ना फॉरवर्ड, अगर मैं इसको बैकवर्ड पढ़ूंगी तो बैकवर्ड पढ़ने से भी देखो GAATTC, तो मतलब ये इन्वर्टेड लाइक पैरेलल सीक्वेंस है। तो फॉरवर्ड से पढ़ोगे, मतलब यहाँ से फॉरवर्ड से पढ़ा तो भी यही आएगा, बैकवर्ड से पढ़ा तो भी यही आएगा, पर ये किस में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में। सो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लाइक पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अब बात करते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्लंट एंड, एक होता है स्टिकी एंड। ब्लंट एंड्स की। सो ब्लंट एंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो भी हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, वहाँ पे जब सेम पोजीशन पे कट प्रोड्यूस होता है तो जो एंड्स होते हैं उनको ब्लंट एंड्स बोला जाता है। मतलब कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, मतलब इस स्ट्रैंड के ये वाला, ये पहला, ये दूसरा, तो मतलब जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और उसने यहाँ पे कट प्रोड्यूस कर दिया, मतलब सेम कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस था डीएनए का, जो एक स्ट्रैंड था, दोनों में सेम जगह पे एक कट प्रोड्यूस कर दिया, तो उसके बाद अब ये अलग हो जाएगा ऐसे, तो मतलब ये जो एंड्स होंगे इनको बोला जाता है ब्लंट एंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी ओवर हैंग्स नहीं बचते, यहाँ पे कोई भी ओवर हैंग्स नहीं बनते, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेम पोजीशन पे कट प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड तो बचेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसा डीएनए जहाँ पे ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस हुए होते हैं, उनको हम डीएनए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो स्टिकी एंड्स वाला जो डीएनए होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लंट एंड वाले से, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट प्रोड्यूस किया तो ये बन गया एंड एक ये बन गया, तो ये एंड्स जो होंगे ब्लंट एंड्स होंगे। अब हम बात करते हैं स्टिकी एंड्स की। सो स्टिकी एंड्स जो होते हैं, यहाँ पर आपको ओवर हैंग्स देखने को मिलेंगे। ओवर हैंग्स देखने को मिलेंगे, इसका क्या मतलब है कि
यहाँ पे जो कट प्रोड्यूस होता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस और डीएनए स्ट्रैंड के बीच में, वो सेम पोजीशन पे नहीं होता है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड बच जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर अगर हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल अगर किसी और डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना हो, तो उस केस में हम स्टिकी एंड्स वाला डीएनए को यूज़ करते हैं। क्यों? यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास एक सीक्वेंस था, ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया, उसने यहाँ कट प्रोड्यूस कर दिया, और उसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया सीक्वेंस, उसने यहाँ कट प्रोड्यूस कर दिया, तो आपके पास रिजल्टेंट आप देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे दो सीक्वेंसेस अलग हो गए। अब ओवरहैंग्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको खाली-खाली न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं, मतलब आप इन इन वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो डीएनए के, आप इनको किसी और के साथ आप जॉइन कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्लंट एंड्स में ऐसा नहीं था, ब्लंट एंड्स में आपको ऐसा पूरा का पूरा एक डीएनए फ्रेगमेंट मिल रहा था, ठीक है? सो इसीलिए स्टिकी एंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है वो कैसे होता है? तो हर एक जो एंजाइम होता है वो एक बैक्टीरिया के नाम के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि उसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है, एंड ये किसकी मदद से किया जाता है? नेमिंग सिस्टम की मदद से किया जाता है। सो अगर जो आपको पता है एक और वन जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर देखूँ तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा? सो एक और वन में जो ई है उसका मतलब है इसर्शिया। इसर्शिया क्या है? जीनस है। सी ओ है कोलाई, इसका मतलब है कोलाई, एंड ये एक स्पीशीज़ है, ठीक है। आर है RY13, ये एक स्ट्रेन है, एंड वन जो है ये फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई किया गया था, एंड ये क्या है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है बैक्टीरिया में। सो इस पूरे एक और वन का जो मतलब है, ये आपको इसका नॉमेनक्लेचर पता चल गया कि ई जो है वो इसर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जीनस है। सी ओ जो है वो कोलाई है, मतलब वो स्पीशीज़ है उसकी। आर क्या है? स्ट्रेन है, एंड वन क्या है कि किस ऑर्डर में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। अगर टू होता तो मतलब सेकंड इसको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो होते हैं उनको तीन जनरल ग्रुप्स में इनको कैरेक्टराइज किया गया है, 1, 2 एंड 3। एंड ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इनके जो मतलब क्लासिफिकेशन की गई है, इनके जो टाइप्स है वो किसके बेसिस पे इनको कैरेक्टराइज किया गया है? इनके कंपोजिशन के बेसिस पे, इंजाइम फैक्टर रिक्वायरमेंट, को फैक्टर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, इनका नेचर कैसा होता है टारगेट सीक्वेंस का, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ देयर डीएनए क्लीवेज साइट रिलेटेड टू द टारगेट सीक्वेंसेस। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये कैरेक्टराइज्ड है तीन मेजर ग्रुप्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट आर केपेबल ऑफ बोथ रिस्ट्रिक्शन एंड द मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़। सो रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़ में टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। इनमें कोफैक्टर्स की बात करें तो इनमें कोफैक्टर्स जो यूज़ करते हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शन टाइप 1 के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जो उनमें कोफैक्टर यूज़ होता है वो एडोमेट है, मतलब एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन, एटीपी एंड एमजी। तो ये तीन कोफैक्टर्स हैं जो टाइप 1 के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपना काम कर सके अच्छे से, ठीक है। एंड सब यूनिट की बात करें तो इनमें तीन सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, दो तो होते हैं आर सब यूनिट्स, दो एम सब यूनिट्स एंड एक एस सब यूनिट होता है। आर का मतलब डिस्ट्रिक्शन सब यूनिट, एम का मतलब मिथाइलेशन सब यूनिट, एंड एस का मतलब स्पेसिफिसिटी सब यूनिट्स। सो आपको ये सब जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इन कैटेगरीज के। सो टाइप 1 में अगर रिस्ट्रिक्शन साइंस की बात करें तो उनमें तीन को फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, एमजी, एडोमेट एंड एटीपी की। अगर सब यूनिट्स की बात करें तो तीन सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, दो आर के, दो एम के एंड एक एस का, ठीक है। एंड अगर इनकी क्लीवेज की बात करें तो ये डीएनए को क्लीव करते हैं रैंडम लेंथ पे, ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। जहाँ पे इसकी रिकॉग्निशन साइट होगी वहाँ से वहाँ पे नहीं करेंगे ये कट, पर वहाँ से कोई भी आसपास की रैंडम लेंथ पे ये कट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डीएनए है, ठीक है, और इसकी रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे है, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स यहाँ पे है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स को ही ये रिस्ट्रिक्शन साइंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पे कट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो टाइप 1 के जो रिस्ट्रिक्शन साइन होते हैं जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी वहाँ पे कट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, उससे कोई भी रैंडम लेंथ पे प्रोड्यूस कर देंगे ये कट। मतलब यहाँ पर आकर ये अपना कट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि कुछ बेस पेयर छोड़ के ये आगे उससे कट प्रोड्यूस करेंगे, उससे पीछे कर सकते हैं, कोई भी रैंडम लेंथ पे क्लीवेज कर देंगे। अब बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 की बात करें तो ये जो है दीज आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। ये सिर्फ एक ही सब यूनिट से बने होते हैं, जबकि टाइप 1 जो थी वो तीन सब यूनिट से बनी हुई थी, ठीक है। एंड देयर रिकॉग्नाइजेशन साइट्स आर यूजुअली अनडिवाइडेड एंड पैलिंड्रोमिक एंड 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन जो साइट्स होती हैं वो अनडिवाइडेड होती हैं एंड पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, एंड 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ की होती है। रिकॉग्नाइज एंड क्लीव द डीएनए एट द सेम साइट। अब समझ आ गया होगा कि ये वाले जो है इनको मोस्टली क्यों यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास डीएनए अगर इसकी रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है यहाँ पे है, तो ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहीं पे कट प्रोड्यूस करके आपको देंगे, ठीक है। और अगर मुझे 40 बेस पेयर लेंथ का अगर मुझे डीएनए चाहिए तो ये मुझे एग्जैक्ट मतलब आसपास इतना ही मुझे डीएनए का कट प्रोड्यूस, इतना ही फ्रेगमेंट्स मुझे डीएनए के देंगे। लेकिन अगर मैं टाइप 1 यूज़ करती वो तो जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी वहाँ नहीं कट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसकी कोई भी आसपास की रैंडम लेंथ पे प्रोड्यूस कर देंगे। तो अगर मुझे इतना डीएनए सीक्वेंस चाहिए, अगर मुझे इतना डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, तो अगर मैं टाइप 1 यूज़ करती तो क्या पता मुझे इतना ज़्यादा मिल जाता, तो मुझे इतना तो चाहिए नहीं होता, वो तो वेस्ट ही होता, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अच्छे से कट प्रोड्यूस करते हैं, सेम साइट पर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इनको कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एज़ कम्पेयर टू दी टाइप 1। टाइप 1 में आपने देखा होगा
कि उनको एटीपी भी चाहिए, ठीक है। एंड दे यूजुअली रिक्वायर ओनली Mg2 है पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर, तो इनको मैग्नीशियम आयंस चाहिए एज अ कोफैक्टर बस, एंड इनको एटीपी भी नहीं चाहिए। सो इसीलिए यार ये जो है ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं टाइप 3 की। सो जो टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, दे रिकॉग्नाइज द 2 सेपरेट नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दैट आर इनवर्सली ओरिएंटेड एंड दे कट द डीएनए अबाउट 20 to 30 बेस पेयर्स आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन साइट। अगर मेरे पास यहाँ पे एक डीएनए का ये सीक्वेंस है, तो ये इसके रिकॉग्नाइजेशन साइट्स हैं, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा कट, बट यहाँ पे 20 से 30 बेस पेयर छोड़ने के बाद वहाँ पे कट प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब वो 20 से 30 बेस पेयर्स जो हैं वो तो फालतू के आ गए ना, ठीक है। एंजाइम्स कंटेन मोर देन वन सब यूनिट, ठीक है। जैसे टाइप 2 को एक ही सब यूनिट चाहिए होता था, इनको एक से ज़्यादा सब यूनिट चाहिए होता है। एंड दे ऑल्सो रिक्वायर एडोमेट एंड एटीपी को फैक्टर्स फॉर देयर रोल्स इन डीएनए मिथाइलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। टाइप 1 में एडोमेट, एटीपी एंड एमजी डाई पॉजिटिव आयंस चाहिए होते हैं कोफैक्टर में। टाइप 2 में हमें पता है कि वहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं एज अ कोफैक्टर, लेकिन टाइप 3 में ये एडोमेट एंड एटीपी चाहिए कोफैक्टर, यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस नहीं चाहिए होते हैं इनको काम करने के लिए, ठीक है। एंड एक से ज़्यादा इनकी सब यूनिट होती है। So that's it for today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा then please like this video, subscribe to my channel and thank you so much for watching.